सर शुरू करता हूँ। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य और पत्रकारिता की चुनौतियां। इस वेबिनार में आमंत्रित सभी अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और इस वेबिनार का विधिवत शुभारंभ करते हुए मैं सबसे पहले चाहता हूं कि जो आमंत्रित समक्ष प्रस्तुत आवाज परिचय के इस क्रम में अभी आ रही सर? हाँ, अब आ रही है आवाज आपकी। आई हेलो, आपको मेरी आवाज आई? आवाज आ रही है सर? हाँ, आपकी तो आ रही है। हाँ सर, हमको आ रही है, हमारी करिए शुरू। जी। परिचय के इस क्रम में मैं सर्वप्रथम अपने मध्य उपस्थित डॉक्टर अजिताभ, जो हमारे एक विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय आपके समक्ष मास कम्युनिकेशन लिंगया संस्थान है, उसमें पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। आपने कई वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में अपनी सेवाएं दी हैं और लगभग पिछले 2 दशकों से आप सक्रिय रूप से जनसंचार और पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। दोहा, मिडिल ईस्ट, यूरोप, यही नहीं, इसके अलावा he has been associated for many years with All India Radio, Central Monitoring Services, Press Information Bureau, Employment News, etc. इसके अलावा आपने पॉइनियर मीडिया स्कूल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास मीडिया से भी हेलो हैं, जो मंच होते हैं। हेलो सारस्वत साहब, ये बीच में आवाज क्यों जा रही है? प्रोफेसर वीके सारस्वत, बीच बीच में आवाज ड्रॉप हो रही है। प्रोफेसर श्रीधर जी सर, मुझे सुनाई पड़ रही है। नहीं, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है बीच में। जरा सा आप अपना उसको चेक कीजिए, केबल को। सर, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। शायद प्रदीप सर के एंड से नेटवर्क इशू है कुछ, इस वजह से आवाज ड्रॉप हो रही है। आपकी आवाज वही सर लग रहा है। नेटवर्क इशू हमारे इससे कर देना, बार बार नेटवर्क इसलिए डिस्टर्ब हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा उसमें, मेरे तो चला। तो आप अपना स्पीकर हटा देना ताकि मम्मा से। हेलो, हाँ, अब आई आवाज, आप बोलें। अब आ रही है। जी, मैं आपके सामने डॉक्टर अजिताभ, जो हमारे एक विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं, मैं उनका परिचय प्रस्तुत कर रहा था आपके समक्ष। तो आपके एक लंबा अनुभव रहा है आपका अध्यापन का, और तू आराम कर ले जी। तो डॉक्टर अजिताभ जी के बाद हमारे समक्ष इस समय डॉक्टर श्री हितेश सिंह जी उपस्थित हैं।
श्री हितेश सिंह जी, जो मैं परिचय उस क्रम में प्रस्तुत कर रहा हूं जो मेरे समक्ष मंच पर अतिथि उपस्थित हैं। जो क्रम हमारे कार्यक्रम का है वो क्रम अलग है, लेकिन जो इस समय क्योंकि एक समय में 6 से ज्यादा अतिथि उपस्थित नहीं हो सकते, इसीलिए मैं उन्हीं अतिथियों का परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं जो इस समय हमारे समक्ष उपस्थित हैं। श्री हितेश सिंह जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं इस समय। मेरे बाईं ओर नीचे वाले कॉलम में आप अमर उजाला में वरिष्ठ उप संपादक के पद पर कार्यरत हैं। आप वर्ष 2007 से निरंतरता में अमर उजाला से जुड़े हुए हैं। अपनी सतर्क समीक्षा दृष्टि से आपने इस क्षेत्र में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। मैं श्री हितेश जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके पश्चात हमारे बीच विजय राणा जी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। डॉक्टर विजय राणा जी भारतीय मूल के हैं और एक लंबे समय से लंदन में प्रवास कर रहे हैं। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से डी.फिल की उपाधि प्राप्त की है। बीबीसी की हिंदी सेवा में आपने कार्य प्रारंभ किया, वो साउथ लंदन में। इसके बाद शीघ्र ही आपने वहां पर रेडियो संपादक के पद को सुशोभित किया। लगभग 2 दशकों तक बीबीसी में कार्य करने के बाद, लगभग 20 वर्ष तक कार्य करने के बाद आपने स्वेच्छा से बीबीसी को अलविदा कहा और स्वतंत्र पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना मौलिक चिंतन प्रारंभ किया। आप इस समय यूनाइटेड किंगडम की एक सुप्रसिद्ध भारतीय वेबसाइट nrifm.com के संपादक के रूप में कार्यरत हैं, जो भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं कलाओं के संवर्धन का कार्य करती है। इसके अलावा आप निरंतर रूप से हिंदी और अंग्रेजी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य कर रहे हैं। दूरदर्शन के लिए आपने 4 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का निर्माण किया है। इसके अतिरिक्त एक और खूबी जो आपकी है, वो आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप फोटोग्राफी के सिद्धहस्त कलाकार भी हैं और आपके द्वारा लिए गए चित्रों को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में स्थान मिला है। वर्ष 2012 में जोहान्सबर्ग में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें आपको हिंदी पत्रकारिता के लिए भारत सरकार की ओर से सम्मानित किया गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस वेबिनार में। प्रोफेसर संजीव भानावत जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, जो हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से आप सेवानिवृत्त हुए हैं और वहां पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष के रूप में आपने लंबे समय तक कार्य किया। जनसंचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में आदरणीय प्रोफेसर भानावत जी का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। राजस्थान साहित्य अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, गणेश लालवानी सम्मान, गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान और न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त मीडिया गुरु जैसे दर्जनों सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। आपने लगभग 30 पुस्तकों का लेखन और संपादन का कार्य भी किया है और आप कम्युनिकेशन टुडे के नाम से एक मीडिया जर्नल में 1997 से 1997 से संपादक के रूप में भी कार्यरत हैं। देश और विदेशों के प्रतिष्ठित मीडिया आमंत्रित किए जाते रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। इसी बीच हमारे मध्य श्री राकेश माथुर जी जुड़ चुके हैं। राकेश माथुर जी लंदन से हैं और एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और भारत में निरंतर सक्रिय हैं। इसके साथ ही आप बीबीसी के सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। इसके साथ ही आप विभिन्न दूरदर्शन चैनलों में प्रिंट मीडिया, रेडियो, शोध और अनुवाद के कार्य में भी विभिन्न संस्थाओं में
विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। अनेकों अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड मैगजीन्स में आपके आलेख निरंतरता में प्रकाशित होते रहे हैं और हो रहे हैं। आपकी एक अन्य विशेषता यह है कि आप पर्यावरण और अन्य समसामयिक जो कंटेम्परेरी इश्यूज हैं उनको लेकर आप अपने आप उन डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्रीज आपकी इस क्षेत्र में बहुत पसंद की जाती हैं। श्री राकेश माथुर जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसे जैसे हमारे पैनलिस्ट हमारे इस मंच पर आते जाएंगे मैं उसी के क्रम में उनका परिचय देता जाऊंगा। और सर्वप्रथम मैं यहाँ इससे पूर्व हमारे माननीय कुलपति जी हमारे मध्य आ चुके हैं। मैं आपका सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस वेबिनार में अध्यक्ष के रूप में विराजमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कुलपति परम श्रद्धेय प्रोफेसर अशोक मित्तल जी का नाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक प्रख्यात शिक्षाविद होने के साथ ही साथ आप एक सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री के रूप में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सशक्त रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं। अपने लगभग 43 वर्ष के भी अधिक शोध पत्र राज विद्वान अर्थशास्त्री होने के अतिरिक्त सफल कुलपति के रूप में एक कर्मठ और अब मैं इस कार्यक्रम को जी को अपना वक्तव्य देने के लिए डॉक्टर अजिताभ। डॉक्टर अजिताभ। First of all, I congratulate KM मुंशी हिंदी संस्थान, प्रोफेसर अशोक मित्तल सर, प्रोफेसर संजीव वनावत सर, रेस्पेक्टेड विजय रैना सर, राकेश माथुर जी और अन्य सभी पैनलिस्ट प्लस सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस मंच पर इतने बड़े रेस्पेक्टेड स्टीम्ड एक्सपर्ट्स के साथ बैठने का मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आभारी हूं। और जो वेबिनार का टॉपिक है द करेंट ग्लोबल सिनेरियो एंड चैलेंजेस ऑफ जर्नलिज्म, ये अपने आप में बहुत ही रेलेवेंट है। आज के संदर्भ में एक एजुकेटर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते जो मैंने खुद अनुभव किया है, जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, वो मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि चैलेंजेस ऑफ जर्नलिज्म टू साइकोलॉजिकल वेलबीइंग टू मेंटल बैलेंस, ये सारे चैलेंजेस जो हमारे पास हैं आज के डेट, जो हम नए जर्नलिस्ट को बनना पड़े संरक्षित हो। इसी संदर्भ में जो पिछले चुनौतियां हैं काफी जो है अजिताभ साहब। सर अजिताभ जी आप सुन पा रहे हैं? हितेश जी आप सुन पा रहे हैं? हितेश जी आप सुन पा रहे हैं? तो अजिताभ सर आपकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, आप उसे ठीक कर लीजिए जब तक मैं डॉक्टर हितेश जी को बात करता हूं। अजिताभ सर आप सुन पा रहे हैं? आप रुक जाइए, हितेश जी आ जाएंगे। हितेश जी आप शुरू कीजिए। हमारे मध्य श्री हितेश सिंह जी हैं जो अमर उजाला के वरिष्ठ उप संपादक का कार्य देख रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपना वक्तव्य अनम्यूट कर लीजिए। हितेश जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हितेश जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमन जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो नमन जी आप सुन पा रहे हैं? नमन जी हेलो, हाँ बताइए हाँ जी। आ रही सर आवाज? हाँ आ रही है। बोलिए धन्यवाद जी बोलिए। आदरणीय कुलपति जी, हेलो।
आ रही, बोलिए बोलिए। प्रोफेसर संजीव भानावत जी, डॉक्टर अल्ताफ जी, प्रोफेसर प्रदीप श्रीधर जी, जिनसे हमें शिक्षा ग्रहण हुई है, आज उनको उनके साथ बात करने का मौका रहा कि आपको कुछ बोलना भी है। हम तो सुनना चाह रहे थे कि आपको सुनेंगे, क्योंकि अनुभव भी हमारा इतना नहीं कि आप लोगों के सामने बोले, फिर भी जो भी वो त्रुटि आप लोग संभाल लीजिएगा। ये देखिए, आज मैं अपना विषय रखना चाह रहा था कि जो अभी एक शोध प्रकाशित में से 3 खबरें जो है वो गलत प्रचारित की जा रही है, एक खबर ही सही आ रही है जो हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। और इन खबरों का असर जो है वो सीधे से सीधे हर यूजर को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। अभी हमारे दयाल बाग शिक्षण संस्थान के डॉक्टर अरुण सिकरवार जी हैं, वो काम भी कर रहे हैं, इस पे शोध कर रहे हैं। उनका मानना यह है कि मानव मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा वो इंटरनेट पे जा चुका है। तो इंटरनेट के थ्रू हम जो भी बातें करते हैं या जो भी बातें हमारे तक पहुंचती हैं वो हमारे मस्तिष्क को कहीं कहीं से प्रभावित करती है। जैसे भारत में उन्होंने दिया है कि वर्ष 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो पहली बार इस मानव मस्तिष्क का इस्तेमाल इस इंटरनेट के थ्रू किया गया। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी डाली गई जो व्यक्ति के दिमाग को हैमर करे, वो अपना संदेश पहुंचाने का काम करे। वो काफी सफलता भी मिली, मैं काफी सफलता अर्जित की। उसके बाद के सारे चुनाव में वो एक हथियार बन चुका है कि इंटरनेट के थ्रू लोग अपनी बातें या संदेश बना के, चुटकुले बना के या किसी के बारे में ऐसी चीजें वो लगातार साझा कर रहे हैं। तो ये सिद्ध हो चुका है कि ऐसी चीजें जब हमारे दिमाग को प्रभावित कर रही हैं तो गलत खबरों का प्रसारण वो रोका जाए, प्रसारित ना हो, इसके प्रयास करने चाहिए। इसके बारे में मेरा व्यक्तिगत जो सुझाव है, शिक्षण संस्थानों में निभानी चाहिए। खासतौर पे जैसे हम बात करें कि अभी पत्रकारिता के संस्थानों को ही बताया, यही विद्यार्थियों को बताया जाता है पत्रकारिता के संस्थानों में कि इससे जुड़े हमें क्या सावधानियां बरतनी है, क्या करना है, क्या नहीं। जब हर हाथ में इंटरनेट, हर हाथ में मोबाइल है तो हर व्यक्ति पत्रकार की भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वो जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है उसमें और एक अपराध जो हो जाता है अनजाने में, उससे वो अनभिज्ञ है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कई ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं जिसके बारे में सोचते नहीं कि उसका प्रभाव समाज पे क्या पड़ेगा, किसी वर्ग पे क्या पड़ेगा, किसी व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। और नकारात्मक चीजें आप लोग भी देख रहे होंगे, सरकार भी परेशान है, कई सारी अव्यवस्थाएं इससे उत्पन्न हो रही हैं, तरह तरह की घटनाएं सामने आ रही फर्जी खबरों की। इसके लिए मेरा ये मंतव्य था कि जो भी जैसे अखबार हुए, न्यूज चैनल्स हुए, रेडियो के माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहिए कि जैसे खबरें कोई उनके पास आती है तो उनका सोर्स जरूर देखें, माध्यम क्या है इन खबरों का, इनकी विश्वसनीयता क्या है, उसी हिसाब से उसको स्वीकार किया जाए। क्योंकि ये हमारे दिनचर्या का हिस्सा हो चुकी है, ये खबरें, सूचनाएं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से सूचनाओं को ग्रहण कर रहा है। उसका बड़ा माध्यम एक सोशल मीडिया है, सर्वाधिक सूचनाएं वो सोशल मीडिया के थ्रू व्यक्ति ले रहा है। और इन फर्जी खबरों से बचने के लिए मेरा जो अपना मानना है, एक बड़ा काम ये हो सकता है कि अगर वो इस चीज को जागरूक करें कि खबर पे आसानी से विश्वास न करें, उसकी पड़ताल जरूर करें। क्योंकि हम कोई सामान भी मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें मानक घोषणाएं देखते हैं, या सरकार भी जोर देती है कि मानक घोषणा जरूर देखें, ये कहाँ बनी है, कब बनी, किस डेट में बनी, तब इस्तेमाल करें, कहीं ये एक्सपायर तो नहीं है। मैं खबरों को भी एक उपभोग का साधन ही मानता हूँ इस समय व्यक्ति का। वो कहीं ना कहीं खबरें भी कंज्यूम कर रहा है तो उसे एक वस्तु के रूप में लेनी चाहिए और उसकी पड़ताल जरूर करनी चाहिए, इसका माध्यम क्या है। और ऐसे बाकी पाठ्यक्रमों में ये छोटी कक्षाओं से ही मेरा मानना है, 8 से 9 से इससे आती है, कौन सी चीजें नहीं आती है। क्योंकि पब्लिक स्कूलों में हम देख रहे हैं कि साइबर एक्सपर्ट के थ्रू वो लोगों को ये देते हैं, उनके यहाँ साइबर एक्सपर्ट आए दिन समय समय पे करते रहते हैं सेमिनार, कार्यशाला, तो उनको अवेयर करते हैं। लेकिन बहुत से स्कूल ऐसे हैं
चाहे क्षेत्रीय बोर्ड हो गए, और उसके बच्चों को जानकारी नहीं हो पाती। बहुत सारे उपभोक्ता जो इंटरनेट का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि उसमें क्या चीजें अच्छी है, क्या नहीं है, क्या असर डालती है। चाहे वो संगठन हो, शैक्षणिक संस्थान हो, मीडिया संस्थान हो, एक जागरूकता कार्यक्रम लगातार चलाते रहना चाहिए, ताकि लोगों के दिमाग में ये चीजें आए कि अच्छी खबरें, बुरी खबरें क्या है, गलत खबरें, सही खबरों का अंतर क्या है, कौन सी खबर वो प्रसारित करें, कौन सी न करें। धन्यवाद। हेलो 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 श्रीधर जी, नेक्स्ट को श्रीधर जी, आवाज आ रही है आपको सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ रही है। अब तेज जी का अनुज जी को कंप्लीट हो मैं गया, आप- अब आगे आगे बुलाइए। तेज जी कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, मेरा हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे धन्यवाद हितेश जी, आपका बहुत बहुत। अब हमारे मध्य श्री अनुज शर्मा जी हैं, जो हिंदुस्तान समाचार में उप संपादक का कार्य देख रहे हैं। हिंदुस्तान के अलावा आप पॉइनियर जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों से भी जुड़े रहे और पिछले 10 वर्षों से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। आप जैसे युवा और कर्मठ व्यक्तित्व का हम इस वेबिनार में स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें, केवल 3 से 4 मिनट में, कृपया। अनुज शर्मा जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो नमस्कार। मैं आपका धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत मतलब स्वर्णिम समय है ये। मैं जिस संस्थान से मैंने पढ़ाई की, जिस विभाग से पढ़ाई की, आज उस संस्थान ने मुझे बुलाया है, इतनी बड़े कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका दिया है। तो मैं प्रोफेसर प्रदीप शरद श्रीधर सर, वीसी साहब, संजीव जी, राकेश जी, हितेश जी, सभी का बहुत बहुत, वर्तमान और हालात और भविष्य की जो चुनौतियां हैं वो है। मुझे जो लगता है, मेरे विचार से पत्रकारिता के सामने सबसे बड़ी 2 चुनौतियां इस वक्त बनी हुई हैं। पहला है पत्रकारिता या प्रेस या मीडिया की जो मूल भावना है वो है स्वतंत्रता। जब तक वो स्वतंत्र नहीं होगी तब तक आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि उसकी विश्वसनीयता किस स्थिति में होगी। अगर हम पूरे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को देखें जो अभी हाल ही में जारी हुई, तो भारत का स्थान 142वां है। पिछले 4 साल में लगातार भारत का स्थान प्रेस फ्रीडम में गिरा हुआ है। हमसे अच्छी स्थिति हमारे पड़ोसी भूटान की है। तो प्रेस किस तरह से अपना, किस हालात में काम कर रही है, इसका बड़ा आसानी से समझा जा सकता है। वर्तमान में अगर हम कोरोना महामारी के कारण पूरा विश्व रुका हुआ है, थमा हुआ है, हर चीज रुक गई है। आज हम इस प्लेटफॉर्म पे आके बात कर रहे हैं, नहीं तो सामने बैठे होते। पूरे विश्व में लाखों लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बीमार हैं, इससे संक्रमित हैं। इसका एक बड़ा जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेस की स्वतंत्रता पर जो प्रहार है वो है। अगर चीन में मीडिया स्वतंत्र होती, उसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में उसका नंबर 173वां है, अगर प्रेस चीन में मीडिया स्वतंत्र होती तो शायद इस कोरोना की खबरें जल्दी मार्केट मतलब लोगों तक आ जाती और सही खबरें आती। अगर ऐसा होता तो दुनिया तैयार भी हो जाती कि वर्तमान में हालात क्या हैं इसके लिए। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि प्रेस स्वतंत्र नहीं है, और जब तक स्वतंत्र नहीं होगी तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उसके वो जो खबर दे रही है वो सही है या गलत है। चीन जैसे मीडिया या फिर ईरान जैसे देशों को देखकर समझा जा सकता है। हम देख रहे हैं कि राइटर्स पर 3 महीने का बैन लगा दिया है इराक में, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहां पर एक कोरोना से जुड़ी हुई खबर दिखा दी थी। तो ये पूरे विश्व भर में यही हालात हैं, हर जगह मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से स्थितियां और खराब हो रही हैं। दूसरी बड़ी चुनौती टेक्नोलॉजी भी पत्रकारिता के में आई है। पत्रकारिता बेशक एक बहुत ने पत्रकारिता में को बेशक टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान किया है, लेकिन बड़ी चुनौती है फेक न्यूज। दुनिया अभी पिछले साल एक माइक्रोसॉफ्ट ने रिसर्च की, उसमें सामने आया कि दुनिया के 22 देशों में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा फेक न्यूज लोगों के मोबाइल, टीवी स्क्रीन, डिफरेंट मीडियम से पहुंचती हैं। तो जब फेक न्यूज जब मार्केट में आ रही हैं, तो पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन फेक न्यूज में से सही खबरों को प्रकाशित करना, उनके लोगों के सामने लेके जाना कि सही खबरें क्या हैं। आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में
मीडिया एक काम और कर रही है अपने मूल काम के साथ साथ, फेक न्यूज की इन्वेस्टिगेशन। यानी जो मोबाइल में आपके में गिर रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, किसी के भी थ्रू, उसको मीडिया की एक जिम्मेदारी बन गई है कि उसका इन्वेस्टिगेट करे और बताए कि वो सही है या गलत है। फेक न्यूज का हालात ये है कि एक फेक न्यूज फॉरवर्ड होती है और वो लोगों के मोबाइल में जाती है और मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं हो जाती हैं। स्थितियां ये हो गई हैं कि सरकारों को फेकों को बचाना कैसे है, बहुत से बिलीव न कर लें, उसी एक्ट के तहत देश दुनिया भर के हो सकता है उनके ऊपर भी, अगर वो फॉरवर्ड करते हैं, और सब कुछ बेहतर करके चल पाएगा। तो ये बड़ा विषय है कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखना है, टेक्नोलॉजी के साथ साथ फेक न्यूज से भी बचना है। तो इस सब के बीच हमें बहुत महत्वपूर्ण काम। डॉक्टर कुमार कौस्तुभ जी हैं जो दाईं ओर मेरे विराजमान हैं। आप वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, हो चुकी हैं, और आपका तकनीकी कारणों से थोड़ा विलंब हो चुका है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को कम से कम 4-5 मिनट में कहने की कृपा करें। धन्यवाद। डॉक्टर कुमार कौस्तुभ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीधर। मेरी आवाज साफ आ रही है क्या? रुतले हैं। और प्रोफेसर अशोक मित्तल कुलपति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के श्रीधर सर हैं ही, डॉक्टर विजय राणा हैं जिनको हम लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, बीबीसी पर से राकेश माथुर हैं, और तमाम लोग हैं जिनके बीच आज मुझे अपनी बात रखने का मौका श्रीधर सर ने दिया है। तो बहुत संक्षेप में कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा। जो समकालीन वैश्विक जैसे कोरोना का संकट है, उसमें पत्रकारिता की क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा आप लोगों के सामने। और मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर भानावत सर और विजय राणा सर, राकेश माथुर जी, ये सब लोग ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोगों का ज्ञानवर्धन कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छी तरह से हम लोगों के सामने परिदृश्य को रख सकेंगे और सुझाव दे सकेंगे कि क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज जो मुझे लग रही है, सबसे बड़ी चुनौती आज की पत्रकारिता के सामने, कि सूचनाओं की बाढ़ आ गई है, और खासतौर से कोरोना संकट पर, कोरोना के मुद्दे पर सूचनाएं आ रही हैं। सूचनाओं का प्रवाह काफी बढ़ गया है, और ऐसी स्थिति में बाकी और चीजें भी आ रही होंगी लेकिन वो छूट जा रही हैं कहीं ना कहीं। तो कोरोना के ही विविध पहलुओं पर सारे टेलीविजन चैनलों पर या अखबारों में या डिजिटल मीडिया में, इवन हर जगह खबरें आ रही हैं, उन्हीं कैसे उससे बचें इसका आ रही है, और उनमें से हमें कैसे, क्योंकि इसमें बहुत सारी अफवाहें भी आ रही हैं, तो उन सबसे बचने का मुद्दा है। ताकि जो मीडिया है, जो पत्रकारिता है, मुद्दा ये है कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जो हमारी पत्रकार बिरादरी है, खुद मैं आजकल घर से काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी फील्ड में हैं। क्योंकि फील्ड में गए बिना सही तरीके से पत्रकारिता नहीं हो सकती, घर से सारे काम नहीं हो सकते, तो उनके सामने संकट है कि वो पब्लिक के बीच हैं, वो ऐसे लोगों के भी बीच हैं जो कोरोना से पीड़ित हैं। तो खुद को कैसे बचाएं, उन लोगों को कैसे बचाएं, लोगों को कैसे जागरूक करें, इन सारी चुनौतियों से जूझते हुए वो अपना काम कर रहे हैं। तो खतरा बहुत बड़ा है, और इसके अलावा एक बड़ा संकट मीडिया पर तो संकट आ ही गया है, टेलीविजन, और तो देर से देर और भी दूसरे भी जो माध्यम है उन पर डाल सकेंगे अच्छी तरह से। कि आप कृपया अपने विचार व्यक्त करें कि बुश के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं उससे इतनी ज्यादा अफवाहें पैदा हो रही हैं, और इसी प्रकार से 10 डाउनिंग स्ट्रीट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है, वहां पर ये जो साइंटिस्ट लोग हैं जो कि गुलाब, तो उसमें जर्मनी से सीखने की बजाय ये लोग अमेरिका की तरफ देखते हैं कि अमेरिका से हम क्या सीख सकते हैं। तो ये सब चुनौतियां हम लोगों के सामने कि हम इसका पर्दाफाश करें कि सरकार की जो नीतियां हैं कितनी जानलेवा नीतियां हैं ये, तो उस मामले में हम संलग्न हैं, तो किसी और के गुलाम हैं। तो ये हम छोटी सी बात कहेंगे। बहुत सुंदर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं श्री माथुर जी कि जो भारतीय मीडिया है और जो आपके यहाँ यूके में जो मीडिया है, वो दोनों का जो दृष्टिकोण है वो किस तरह से फर्क है इस कोरोना के जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो समस्याएं आप देख रहे हैं वहां पर, और चूंकि आप भारत से भी जुड़े रहे हैं, भारत के भी काम देखते हैं, तो क्या आपको इनकी मूलभूत अंतर इसमें? हम बोल नहीं सकते कि हम समझते नहीं है फ्रांस में और ब्रिटेन में कितना फर्क है। कि फ्रांस में प्राइवेसी के लॉ है, प्राइवेसी के लॉ के होने के बावजूद भी जो है वहां पर जो है काफी पैठ से जो है समाचार खोजा जा सकता है,
और यहाँ पर जो है या तो रूपर्ट मर्डॉक का मीडिया है अधिकृत या रूपर्ट मर्डॉक के खिलाफ है। तो यहाँ पर गार्डियन जो है काफी विश्वसनीय है, तो वो हम ज्यादा पढ़ते हैं बजाय टेलीग्राफ के या टाइम्स के। तो जी, तो भारत के बहुत बारे में नहीं बहुत बोल सकते हम ज्यादा। कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी बीच हमारे मध्य श्री प्रभजोत कौर जो दैनिक जागरण से जुड़ी हुई हैं, सीनियर। अनम्यूट कर ले मैम। अनम्यूट करा लीजिए उनसे, मैडम से बोलिए अनम्यूट। मैडम अपना हेलो, unmute कर हाँ लीजिए। जी सर। हाँ सर नमस्कार, आ रही है आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है। मैं आपका परिचय दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जी। आमंत्रित करूंगा। तो श्रीमती प्रभजोत कौर, आप दैनिक जागरण में वरिष्ठ संवाददाता हैं। आई नेक्स्ट, दैनिक जागरण और डीएलए से आप पिछले लगभग 18 वर्षों से जुड़ी हुई हैं और पत्रकारिता के इस काम को देख रही हैं। आप जैसी प्रतिभावान महिला शक्ति का हमारे इस मंच में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। अब मैं प्रभजोत जी से अनुरोध करूंगा कि वे 3 से 4 मिनट में अपना वक्तव्य हम लोगों को प्रदान करें। श्रीमती प्रभजोत कौर, बोलिए मैम। सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। इस तरह का वेबिनार हम लोगों के लिए भी बहुत जरूरी था आज के समय में, क्योंकि जो इस समय हम लोग जिस संकट के दौर से गुजर रहे हैं उससे कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। लगातार आप लोगों की यूनिवर्सिटीज में भी जो वेबिनार्स आप लोग आयोजित करवा रहे हैं उसके माध्यम से हमें भी पता चल रहा है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, किस तरह से बाकी के क्षेत्र भी प्रभावित हो रहे हैं। उसी तरह से हमारा पत्रकारिता का क्षेत्र भी इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। अब चूंकि पत्रकारिता को एसेंशियल सर्विसेज में रखा गया है, तो हम लोग भी अपने चिकित्सकों और पुलिस वालों की तरह हम लोग भी नहीं है, मतलब समझ लीजिए पीपीई किट नहीं है हम लोगों के पास। आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए 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 जी। हम लोगों के पास पीपीई किट नहीं होती है, पर उसके बावजूद हम लोगों को बीच मतलब स्पॉट नहीं तो आगरा की आवाज आगरा की क्या रहा है, पर जो उनका मन कर रहा है उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। पर एक बात की खुशी हमें केसेस पेंडिंग है, उसके बावजूद जब लोग ये कहते हैं कि सुबह अखबार कि चलिए आज के दौर में भी लोग अखबार को संतुष्टि और राहत के रूप में और पुष्टि के रूप में कम से कम अपनी जिंदगियों में शामिल कर रहे हैं लगातार सुबह से रात तक। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग इस संकट के दौर में इस तरह से काम करेंगे, पर पत्रकार हमारे संस्थान के बड़े हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध, संजीव भानावत जी और इस सेमिनार में भाग लेने वाले सभी विशिष्ट वक्ताओं का मैं स्वागत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी बचपन बीता है और दुनिया जिस तरह से बदल हंटर गैदरर भी रहा होगा तब से सारी मानवता स्थगित हो जाए कुछ हफ्तों के लिए और अपनी जो कार्यशैली है उसमें बड़े भारी परिवर्तन करने होंगे। यदि हम पहले विश्व जो परिदृश्य है आइए उसकी तरफ एक बार नजर डालें और कुछ टेम्पररी से मिसमैनेजमेंट वहां किया है वो इलेक्शन बताता है। वहां पर ट्रंप की पराजय संभव है यदि उनके प्रतिद्वंदी सही ढंग से इलेक्शन लड़ते हैं। तो चीन और अमेरिका जो दुनिया की सब 2 महान आर्थिक शक्तियां हैं उनके वो लगभग आर्थिक महायुद्ध के कगार पर बैठी है। चीन की वो इकोनॉमिक डोमिनेंस भविष्य में नहीं होगी बशर्ते कि चीन के प्रतिद्वंदी अपने दाव सही ढंग से खेलें जो अब तक या पिछले 2 दशकों में रही है। तो चीन के जो कहना चाहिए कि दुनिया का एक बड़ा इकोनॉमिक पावर सेंटर है उसमें भी डिसइंटीग्रेशन के आसार हमें साफ दिखाई पड़ रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों में भारत की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। भारत की ओर बहुत लोगों की निगाहें हैं, भारत से बहुत उम्मीद है, अपेक्षाएं हैं, लेकिन सब लोगों को एक फ्रस्ट्रेशन भी यह है कि भारत से जितनी उम्मीद की जाती है भारत के राजनेता, भारत की व्यवस्था, भारत के लोग उम्मीदों पर कई बार खरे नहीं उतर पाते। लेकिन भारत के अलावा ब्राजील, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे जो कंट्री हैं वो भी एक कहना चाहिए चीन के इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब के बावजूद चीन की भूमिका बनी रहेगी। आइए भारत के परिदृश्य पर चर्चा करते हैं। भारत में इकोनॉमिक डिसलोकेशन कोरोना की वजह से बड़ा भारी हुआ है। बहुत से उद्योग हैं, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल लगभग पूरी तरह से उपस्थित रहेगी क्योंकि ना तो हमारे बिजनेस जो छोटे बिजनेसेस का रिकॉर्ड देखा जाए तो टैक्स चोरी बड़ी आम बात है। बड़े बिजनेस विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और ज्यादातर अपना बिजनेस भारी लोन जिसकी वजह से हमारी पब्लिक इकोनॉमी को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। वो सब कहना चाहिए कि जो उसकी फंडिंग है
इस सब का असर ये होगा कि सरकार से अपेक्षाएं बढ़ेंगी। ऐसी समस्याएं जो हम आज देख रहे हैं कि करोड़ों मजदूर सड़कों पर हैं, वो अपने अपने जो कार्यक्षेत्र को छोड़ करके बाहर जाएंगे, उनके पुनर्स्थापन की, उनके पुनर्प्रवास की समस्याएं आएंगी और पब्लिक इकोनॉमी पर बहुत बड़ा जोर पड़ेगा। और यदि इस स्थिति को सुधारना होगा तो भारत को बहुत ही अलोकप्रिय कदम उठाने पड़ेंगे। 6 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, राज्यों को दे रहे हैं, सरकारी बसें ट्रेनें मुफ्त चला रहे हैं, कौन देगा ये पैसा? जादू की छड़ी से पैसा नहीं उत्पन्न होता। सीधा सीधा नियम है, ये पैसा 3 जगह से आ सकता है। या तो आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने होंगे, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी की हालत खराब है, वो नहीं हो सकता। या आपको अतिरिक्त टैक्स लगाने होंगे, जो आप कर नहीं सकते। या फिर आपको अपनी जो सोशल स्पेंडिंग है, सब में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो आप केंद्र और राज्यों के बीच में देख रहे हैं, राज्य और राज्यों के बीच में देख रहे हैं, वो स्थिति को खराब और करने की स्थिति में है। तो ये इस परिदृश्य में हमें पत्रकारिता करनी है। और इस पत्रकारिता में, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, कि फेक न्यूज एक बड़ी भारी समस्या है। और अब थोड़ी देर पहले राकेश माथुर ने एक उदाहरण दिया कि ये फेक न्यूज केवल राष्ट्रीय समस्या नहीं है, लेकिन वो ताकतवर लोग भी फेक न्यूज फैला रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ किस तरह से भारत के खिलाफ जो बहुत बड़े बड़े अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन, इकोनॉमिस्ट, वो पत्रिका है जो दुनिया के हर बड़े उद्योगपति और अर्थशास्त्री की मेज पर होती है। उसने पिछले कई वर्षों से भारत के खिलाफ लगभग प्रचार किया हुआ है। इसके अलावा भारत के बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं जो हर 15 दिन बाद आकर के एक वक्तव्य देते हैं। भारतवासियों को बहुत सोचने की जरूरत है। तो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि विश्व की दुनिया का हर बड़ी कंपनी का एक देश 80% हिस्सा है, वह देश किस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को 80% गिरावट में ढकेल सकता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर भारत के खिलाफ, क्योंकि भारत ही वो एक देश है जो इन परिस्थितियों का लाभ उठाने की सकारात्मक और रचनात्मक क्षमता रखता है, तो इन शक्तियों से मुद्दा परक पत्रकारिता कर रहे हैं। क्या हम पाठक को वो समझाने की कोशिश करते हैं? मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता कौन लोग हैं। बड़ी बड़ी कंपनी, हर व्यक्ति राहत है। यदि हर वर्ग को, समाज के हर वर्ग को हर बजट में हर साल सरकार राहत ही राहत देगी, तो फिर टैक्स कौन देगा? तो कहने का मतलब क्या हमारी पत्रकारिता सब देश के समाज की संरचना के लिए जो कठिन मुद्दे हैं उनको समझाने की स्थिति में है? हम सिर्फ तथ्य परक पत्रकारिता की तरफ जा रहे हैं। ये तथ्य, ये झगड़ा हुआ, ये फसाद हुआ, हमने रिपोर्ट कर दिया, उसकी अंडर करंट्स क्या हैं? हमारे पत्रकारिता को एक जो वाइडर कैनवास है उस पे ध्यान रखना होगा। कोई भी घटना अपने आप में अलग घटना नहीं है, उस घटना के पीछे एक बड़ा लंबा चौड़ा परिदृश्य है। तो जब तक हम प्रबुद्ध पाठक पैदा नहीं करेंगे तब तक फेक न्यूज चलती रहेगी। और मुझे बड़ी गंभीर समझ के साथ गंभीर आउटपुट पैदा करने वाले पत्रकार बहुत कम रह गए हैं कि लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जो एक बहुत महत्वपूर्ण, देयर इज नथिंग इजी, जीवन में कुछ आसान नहीं है। एक पैसा कमाना भी मुश्किल होता है, ज्ञान अर्जित करना मुश्किल होता है। बचपन में जो बच्चा है किस तरह से वो पहले कदम उठाते हैं वो मुश्किल होता है। तो जब तक हम ये जो रोज ऑफ बैड डे, कहीं दुनिया में गुलाब नहीं फैले हुए हैं, कांटों की राह है, जब तक हम ये न कहेंगे कि हमारा जो सामाजिक और राष्ट्रीय चरित्र है वो मुश्किलों से कठिनाई, यहाँ जैसे ही उन्होंने पैकेज दिया, अगले ही दिन उन्होंने यहाँ के वित्त मंत्री ने ये घोषणा कर दी कि अगले 10 वर्ष तक आपको एक्स्ट्रा टैक्सेस देने होंगे। क्या भारत के वित्त मंत्री ये ईमानदारी की बात है, क्या भारत के वित्त मंत्री को ईमानदारी से ये कहने की सुविधा है? नहीं, क्योंकि नैरेटिव हम लोगों ने ऐसा तैयार किया, और नैरेटिव तैयार करने वालों में एक स्थानीय पत्रकार भी शामिल है और IMF का चीफ इकोनॉमिस्ट भी शामिल है। तो भारत को अपनी शक्ति को समझना होगा, भारत को अपने यथार्थ को समझना होगा। क्योंकि देखिए, भारत विविधताओं का देश है। जिस तरह का देश भारत है, यूरोप में उतनी विविधताओं के साथ एक भी देश मैं समझता हूँ कि 5 वर्ष नहीं चल सकता। तो मेरा अच्छा, दूसरी जो एक और चीज मैं कहूंगा वो ये है कि फ्रेगमेंटेशन जर्नलिज्म का होगा। ये नई टेक्नोलॉजी की देन है। अब कोई भी व्यक्ति एक कैमरा लेकर के चला जाता है और एक छोटे से स्टूडियो में अपने कमरे में बैठ करके एक अच्छा खासा कर सकता है। तो इस फ्रेगमेंटेशन से हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें क्वालिटी जर्नलिज्म करना होगा, जिसके लिए
हमारे पत्रकारों में जुझारूपन होगा, हमें निराशा से काम नहीं चलेगा। आप अपनी राह पर चलते जाइए और चीजें आसान होंगी, क्योंकि निराशा जो है वो हमारे काम को, हमारे लक्ष्यों को और हमारी राह को, हमारी मंजिल को और मुश्किल बनाती है। तो मेरा जो अंत में मैं एक बात कहूंगा कि बेसिक फंडामेंटल्स को हम डिफाइन नहीं कर सकते। हमें अपनी मुश्किलों को समझने के लिए मालूम होना चाहिए कि हमारी राह कितनी मुश्किल है और उसके सामने कोई और विकल्प नहीं है। हम जादू की छड़ी से पब्लिक फाइनेंस क्रिएट नहीं कर सकते। पब्लिक फाइनेंस क्रिएट करने का एकमात्र तरीका है कि टैक्स पेयर को टैक्स देना ही होगा। हम समाज के हर वर्ग से, हमारे पत्रकार जो बार बार ये कहते हैं कि इसको क्या, किसी जेब पे मार पड़ी, ये जो इस तरह की भाषा है, ये मुझे कहना होगा, ये जरा भी कोई एक टेस्ट मैच आप हार जाइए, इस हार के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। मुझे चाहे विराट को, जब भी भारत का खिलाड़ी भारत के बिल्ला लगाकर होना चाहिए। मेरा ये एक विनम्र, आपके व्यापक अनुभवों का लाभ हमने ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं अभी डॉक्टर अजिताभ से अनुरोध करूंगा कि आप जो हमारे प्रतिभागी हैं, जो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं। जी सर, मुझे सुन पा रहे हैं विजय राणा सर? यहाँ कही अपनी बात कही। सर, सबसे पहले तो ये कि कई प्रतिभागियों के मन में ये विचार है कि बीबीसी, जिसमें आपने बहुत ऊंचे पद पे काम किया है, एक पायनियर हुआ करता था और अभी भी है, और बहुत सारे पत्रकारों ने इनफैक्ट इंडिया में बीबीसी से सीखा है। तो आज के डेट में जो बीबीसी का ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, खास करके जब इतनी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, और इंडिया में भी उतने ही बड़े बड़े पत्रकार और टेक्निक है जो बीबीसी के साथ है, तो इस तरह का जो पोस्ट कोविड क्या आप सिचुएशन देखते हैं बीबीसी और अन्य चैनल्स में? मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस बीबीसी का स्वर्ण युग देखा है। और एक बात मुझे कहनी होगी कि अब जिस तरह से यहाँ भी प्राइवेट टेलीविजन आया है, यहाँ भी लाइसेंस फी बीबीसी की जो है वो पिछले कई सालों से नहीं बढ़ाई जा सकी। बीबीसी की सबसे बड़ी बात, वहां पे एडवर्टाइजिंग नहीं होता, यहाँ लोकल बीबीसी ब्रिटेन में, और वहां हर घर से करीब 179 पाउंड लाइसेंस फी देनी पड़ती है हमको हर वर्ष बीबीसी को चलाने के लिए। तो इसलिए बीबीसी के जहां तक एडिटोरियल स्टैंडर्ड्स हैं वो ब्रिटेन में है, उनमें तो गिरावट नहीं आई है, और वो पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां टैक्स पेयर का मामला आता है और लोग बहुत जोर शोर से सवाल उठाते हैं कि भाई आपने यदि कोई बात की तो किस तरह से की। हालांकि बीबीसी में थोड़ा वामपंथ की तरफ झुकाव है और वर्तमान सरकार बहुत नाराज रहती है बीबीसी से, तो ये तो रही बीबीसी की घरेलू दायित्व। लेकिन जहां तक विदेश की बात है, विदेश बीबीसी की प्राथमिकता नहीं है। ये ठीक है, इतना बड़ा ब्रांड होने के नाते वो भारत में अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन वो जो निगाह होनी चाहिए थी, वो जो तटस्थता होनी चाहिए थी, वो अब एक तरह से कहना चाहिए उनके लिए सेकंड प्रायोरिटी बन के रह गया है। और इंग्लैंड की देखिए, अब जैसा कि आपने देखा कि ब्रेक्सिट अभी उन्होंने किया, अब ये इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो दुनिया में अपनी भूमिका निभाने की, हम ही दुनिया के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ हमारे पास है, वो अब संभव नहीं है। तो ये लोग अपनी वास्तविकता को पहचानते हैं और शायद इसीलिए वो यूरोप से बाहर हुए और अपने एक नया धरातल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत या विश्व बीबीसी की प्राथमिकता नहीं है। कोई और प्रश्न है अजिताभ जी? जी सर, जी सर। सर एक और भी है कि आज के डेट में रिपोर्टिंग की विधा जो है वो बहुत चेंज हो गई है। स्टोरी टेलिंग का ज्यादा न्यूज की बजाय इंफॉर्मेशन और इंफोटेनमेंट का जमाना आ गया है। स्टोरी टेलिंग को ज्यादा चैनल भी देख रहे हैं और जो ऑडियंस है वो भी लाइक कर रही है। इस पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये एक तरह से कहना चाहिए कि दो चीजें यहाँ पर आती हैं खासतौर से, कि क्या जो लोग देखना चाहते हैं हम वही परोसेंगे, या हमारा कोई एडिटोरियल डिसीजन है कि नहीं है। अब उदाहरण के लिए मैं ये बार बार कहता हूं कि स्टूडियो में लोगों को बिठा करके कुतरमार, एक शब्द हमारे गांव में चलता है, वो करवा देना है। किसी अंग्रेज ने कहा, टू ऑर्गेनाइज ए कैट फाइट इन ए स्टूडियो इज नो जर्नलिज्म। लेकिन एक बड़े एडिटर महोदय ने मुझे बताया कि जितना हम चिल्लाते हैं उतना ही लोग हमें ज्यादा देखते हैं। और वो उन्होंने कहा, मिस्टर राणा, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं विदेशों में पढ़ा हुआ हूं, मैं बड़ा हाईली एजुकेटेड जर्नलिज्म अंग्रेजी पत्रकार थे,
लेकिन हम क्या करें, जितना हम शोर मचाते हैं उतना ही हमारा टीआरपी बढ़ जाता है। वो कहते डोंट ब्लेम मी। तो अब फिर वही घूम फिर की बात आती थी कि हुआ क्या है पत्रकारिता में पिछले कोई 20 वर्षों से, जब ये स्थानीय पत्रकारिता शुरू हुई। अब आप हिंदी के अखबार देखिए, मैं भारत में जाता हूँ और मेरी खुशकिस्मती मुझे 2 महीने कम से कम और कई बार 3 महीने भारत में बिताने का वक्त मिलता है। मैं सारे अखबार, कोई काम होता नहीं है 12 बजे तक, मैं सारे अखबार जो भी स्थानीय उपलब्ध सब मंगा के मैं पढ़ता हूँ। यदि आप 12 पृष्ठ के अखबार में से भैंस चोरी हो गई, डाकखाने से साइकिल ले भागा, गाँव में लाठी चली, और जिसमें विदेश के नाम पर के 1/4 न्यूज होगी, उसमें भी जो है एंजेलिना जोली का फोटो लगा होगा। तो विदेश, जब मैं भारत में रहता हूँ मुझे नहीं मालूम होता कि सीरिया में क्या हो रहा है। अंग्रेजी के अखबारों में भी आधा पृष्ठ विदेश रह गया है। तो जब तक ये देखिए पत्रकारिता का आधी से, ये ठीक है कि आपको अपनी ऑडियंसेस परस्यू करनी पड़ेगी, कोई भी पत्रकार स्ट्रैंड जो है वो ऑडियंस के बिना जीवित नहीं रह सकता, ये आपका काम है। लेकिन साथ ही थोड़ा बहुत 24 घंटे में कहीं कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक प्रबुद्ध पाठक को उपलब्ध हो। हम सबके सब अखबार, सबके सब टेलीविजन केवल एक ही ऑडियंस को चेज कर रहे हैं। हमारे पास, हमको ऑडियंस को सेक्शंस में बांटना होगा। एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कला और संस्कृति जानना चाहती है, एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो स्पोर्ट्स जानना चाहती है, एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो खेती जानना चाहती है। तो हमें, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बचपन में जब हम अखबार पढ़ते थे, नवभारत टाइम्स हिंदी का अखबार, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 60s की, तो उसमें एक विज्ञान लेखक हुआ करते थे, उनका एक साइंस का, हरीश अग्रवाल उनके होते थे, और हम हर फ्राइडे या सैटरडे जब भी उनका कॉलम आता था, हम ये जानना चाहते थे कि चांद पे मानव उतरा है तो कैसे उतरा है। तो आज के किसी हिंदी अखबार में क्या कोई विज्ञान संपादक है, क्या कोई अर्थ संपादक है, क्या कोई साहित्य या कला संपादक है? तो जब तक हम अपने प्रयास का कुछ हिस्सा, मैं ये नहीं कहता कि सारा हिस्सा ऑडियंस को आप एक तरफ रखिए, नहीं, ऑडियंस पे भी आप ध्यान दीजिए। आप 50, 60, 75% आप ऑडियंस चेजिंग स्टोरीज पैदा कीजिए, लेकिन 25% में उन लोगों को भी आपको कुछ दें, और वही 25% आपके आधार हैं। रिमेंबर, ये जो हल्की फुल्की चीज देखने वाले वो आज देखेंगे, कल कोई और रंगीन अखबार हो जाएगा, वहां चले जाएंगे। जो आपकी कोर ऑडियंसेस है, आप वो ठगा महसूस कर रही है आज। तो हम हर अखबार को लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी अपने मीडिया में। सर, प्रदीप सर, एक और सवाल। नहीं, अभी ठीक है सर, हमारे साथ मुझे सूचना मिली है कि श्रीमती जकिया जुबैरी जी जो लंदन है, एक वरिष्ठ राजनेता। जकिया जी सुन रही हैं मुझे? हेलो, मुझे तकनीकी टीम द्वारा बताया गया है कि शायद वीडियो नहीं आएगा, ऑडियो पर वो कनेक्ट है। अगर जकिया जी सुन रही हो मुझे, या राहुल कश्यप जी, लेकिन फिर से डिस्कनेक्ट है। राहुल कश्यप जी हैं? राहुल जी भी डिस्कनेक्ट हो गए, नहीं है, वो भी नहीं है। तब तक एक सवाल पूछ लूं सर, विजय राणा जी से। ठीक है सर। विजय राणा सर हमारे एक पैनलिस्ट हैं, डॉक्टर कुमार कौस्तुभ, उन्होंने ये सवाल किया है कि हम इंडिया में जो इतनी भीड़ है और जो प्रवासी का हम रट लगा बैठे हैं, उस शब्दावली पे ही क्वेश्चन मार्क एक तरफ हो रहा है। दूसरी तरफ लंदन के हाइड पार्क में भी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला और लोगों को कोरोना की कोई परवाह नहीं थी वहां, ऐसा देखने को मिला। ऐसे में ब्रिटेन में कोरोना संकट के सिलसिले में अखबार और टेलीविजन की जो एजुकेट करने की भूमिका है, कहीं उस पे भी एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है सर, आप क्या कहेंगे इसे? देखिए, जहां तक 2 प्रश्न आपने किए, पहले मैं भारत की बात कर रहा हूँ, संक्षेप में करूंगा। मुझे कभी उनको प्रवासी मजदूर क्यों कहा जा रहा है? जो व्यक्ति पिछले 20 वर्ष से, भले वो बिहार से हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो, बंबई में रह करके वहां पर उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल है, वहां पर वो वेल्थ क्रिएशन कर रहा है, वहां अपनी आय का 50 या 60 या 70% वहीं पर वो खर्च कर रहा है, वहां का उपभोक्ता है, वहां पर सर्विसेज और गुड्स का प्रोडक्शन में लगा हुआ है, उसको आप अचानक, क्योंकि आज आपकी अर्थव्यवस्था मुश्किल, उसको आप प्रवासी करार कर देते हैं। तो जिससे तो मैं भारत की एक बहुत विविधता वाला देश है और उसमें हम इस तरह की जुमलेबाजी पत्रकारिता नहीं कर सकते। वो, और जब तक ये पिछले कुछ दिनों से, इसके लिए भारतीय राजनीति भी बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि हम मराठी
हमारे लिए रीजनल आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट हो गया। हम मराठी और बिहारी की तरफ से देखते हैं, हम उसे भारतीय की तरह से नहीं देखते, और यही कारण है। दूसरी, विकास की हमारी समस्या है। क्या कारण है कि विकास के जो क्लस्टर हैं वो आज भी बंबई है, आज भी नोएडा या गुड़गांव है, सारा उत्तर प्रदेश क्यों नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में जस्ट केवल 70 किलोमीटर आगे चले जाइए बदायूं जिले में, बिल्कुल कोई विकास ही नहीं है। नोएडा से, मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, नोएडा से गंगा पार आप जाइए, कहीं कुछ नहीं है। तो जब तक हम विकास के छोटे छोटे क्लस्टर्स, सारा जो महाराष्ट्र की इंडस्ट्री है वो बॉम्बे के आसपास है, मद्रास में ये वहां पॉकेट्स हैं, तो ये हमारे 70 साल में हमारे, यदि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में केवल एक दो औद्योगिक केंद्र रहे हिस्टोरिकली, आप देखें कानपुर और गाजियाबाद, तो ये 70, इसी की वजह से दोबारा सोचने के लिए, यदि हम सोचें तो यदि आज भी हम पॉपुलर और पॉपुलिस्ट पॉलिसीज, देखिए पॉलिसी मेकिंग और नेशन बिल्डिंग इज नॉट ए पॉपुलर गेम, उसमें और उसके रिपर्कशंस बहुत भारी हो सकते हैं। मोदी जी ने कहना चाहिए कि लेट अस से डिमोनेटाइजेशन, इसलिए नहीं कि उनको बहुत बड़ा शौक था, उनको ये लगा, और देखिए वो निर्णय जो गलत हुआ, उनको ये लगा कि भ्रष्टाचार है, काला धन की समस्या है, इसको हमें दूर करना चाहिए। उसके लिए कदम उठाया गया जो गलत सिद्ध हो गया। अब अगले प्रधानमंत्री का क्या काम होगा, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, कोई रिस्क लूंगा ही नहीं, मैं भविष्य में वही काम करूंगा जिससे सब लोग खुश हो, सबको मुफ्त में बांटूंगा। और जब इसमें देखिए इस फाल्स नैरेटिव क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल है। जब एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री ये कहता है कि भारत के 60% लोगों को कैश दे दिया जाए, अभी अभिजीत बनर्जी आया भारत में भाषण देते, यदि कैश दे देंगे 3 महीने में खत्म होगा अर्थव्यवस्था, तो आपको 10 साल चलानी है, और आपका पब्लिक एक्सेस 0 हो जाएगा यदि आपने दे दिया तो ये फॉल्स नैरेटिव जो क्रिएट किया जा रहा है, इससे हमें बचना होगा। जहां तक ब्रिटेन की बात है, ब्रिटेन में भी सरकार ये कोशिश करती है, और लॉकडाउन यहाँ पे हुआ, लेकिन आम जनता ने जो सरकार ने कहा वो चुपचाप मान लिया। कुछ लोग हैं, हाइड पार्क में एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ जिसमें मेरे ख्याल 1000 या 2000 लोग थे जिनको ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ की सरकार का जो सबसे अधिक प्रयास है इस कोरोना संकट से कैसे जूझा जाए, यहाँ बहुत बुरी हालत है। एक दिन में 1,000 लोग, करीब 6 दिन से जहाँ 1000 से ज्यादा लोग, करीब 40,000 लोग मर चुके हैं। तो यहाँ बहुत बुरी हालत है, लेकिन जनता ने सरकार की मुश्किलों को बढ़ाया नहीं है, उसमें योगदान दे रही है। एक अकेला बूढ़ा 100 वर्ष का आदमी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था, कैप्टन टॉम का नाम आपने सुना होगा, जिसके हिप का ऑपरेशन हुआ था, उसने कहा मैं एनएचएस के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहता हूँ, और 99 ईयर्स का वो व्यक्ति अपने घर के सामने चल रहा है, तो बच्चों ने कहा 1 चक्कर करेंगे तो बाबा जी हम आपको 10 पाउंड देंगे, किसी ने कहा हम 100 पाउंड देंगे, किसी ने कहा हम 1000 पाउंड देंगे। उस 100 वर्ष के व्यक्ति ने 33 मिलियन पाउंड इकट्ठा कर दिया एनएचएस के लिए। कैप्टन टॉम आज नेशनल हीरो बन गया, उस पर फिल्में बनाई जा रही हैं। तो ये यहाँ पर है कि यहाँ पर लोग जो है, जो सरकार ने कहा आमतौर पर लोग मान लेते, सरकार की अवहेलना करने की यहाँ परंपरा कम है, इसलिए इन सरकारों का काम आसान। इतने बड़े संकट के बावजूद, 40,000 लोगों की मृत्यु के बावजूद यहाँ हंगामा नहीं है। लोग सरकार से नाराज हैं, अप्रसन्नता भारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग खुश हैं, अप्रसन्न है, नाराज हैं। जब वोटिंग का समय आएगा तो इनको हरा भी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सड़क पर उतर के सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय राणा जी। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, श्रीमती जकिया जुबैरी जी किसी तकनीकी कारण से वो नहीं जुड़ पा रही हैं, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं मुझे व्हाट्सएप पर। और अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमारे जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर संजीव भानावत जी, मैं परम श्रद्धेय संजीव भानावत जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना वक्तव्य प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर संजीव भानावत जी। धन्यवाद श्रीधर जी। परम श्रद्धेय कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल साहब, श्रद्धेय विजय राणा जी एवं मेरे और जो पैनलिस्ट हैं, और इस वेबिनार को जो देश भर के विभिन्न अंचलों से हमारे मित्र सुन रहे हैं। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा श्रीधर जी और माननीय कुलपति महोदय को, जिन्होंने उस दौर में जब पूरी दुनिया लगभग थम सी गई है, उसमें एक उपक्रम शुरू किया, एक वैचारिक उपक्रम, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश दुनिया में किस तरह से आज के हालातों पर चिंतन मनन चल रहा है, उसको उन्होंने आयोजित किया। तो मैं इसको बधाई दूंगा। ये भी तकनीक का बहुत ही रचनात्मक और सार्थक उपयोग है। और मेरे लिए एक भावुकता की बात यही है, जैसा अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि वो इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं और यहाँ सहभागिता कर रहे हैं,
मुझे कम से कम 3-4 बार मौका मिला आपके केएम इंस्टीट्यूट में आने का, कभी परीक्षक के रूप में या कभी और किसी कैपेसिटी में। तो मेरे लिए भी एक ये एक अच्छा एक भावनात्मक वो क्षण है कि आपने मुझे मौका दिया और इस तकनीक के माध्यम से मैं एक बार फिर आपके संस्थान के साथ जुड़ सका। श्रद्धेय विजय राणा जी ने जो अपनी बात कही, उसने तो एक शिक्षक के रूप में दुखती रग पे हाथ रख दिया, मुझे ये महसूस हो रहा था। विशेषकर जब भाषा की इन्होंने बात कही, अक्सर हम उसी से जूझते रहते हैं कि जर्नलिज्म की भाषा किस तरह की। जो आपने खेल की बात की, जब मैं ये पढ़ता हूँ कि कराची में भारत उदय, कल को ये लिख दे दिल्ली में पाकिस्तान उदय, तो शायद हम खाल खींच लेंगे उसकी। क्रिकेट का भगवान, अब यदि वो 0 पे आउट हो गए तो हिंदुस्तान में कैसे प्रवेश करेंगे, जबकि उन भगवान को 100वां सेंचुरी लगाने के लिए 19 इनिंग खेलनी पड़ी। पंडित नेहरू ने कहा था खेल खेल की भावना से खेलो, लेकिन यहाँ तो हम कचूमर निकालते हैं, जीतते हारते नहीं है। तो ये सही है कि भाषा ने किस तरह से जन आक्रोश और जन भावनाओं को उद्वेलित किया है। तो एक जर्नलिस्ट को एक भाषा का जो बहुत संयम है उसकी अनुपालना करना बहुत जरूरी है। और जब भाषा की बात आई तो अभी एक एपी की स्टाइल बुक मुझे हमारे एक पत्रकार मित्र ने भेजी थी इस पेंडेमिक के दौर में। मुझे लगा कि उस पर काफी रिसर्च की गई थी और हमारे यहाँ अभी भी कई अखबार लिखते हैं ग्लोबल पेंडेमिक, आइसोलेशन, क्वारंटाइन। कई बार टीवी चैनल देख रहा हूँ, ये आइडिया ही नहीं है बेसिक कि क्वारंटाइन का क्या मतलब है, आइसोलेशन का क्या मतलब है। तो एक जिस तरह की भाषा गढ़नी चाहिए। विजय राणा जी इतने लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं, जब आपने नवभारत टाइम्स और उनके अखबारों की बात की, वो दौर था जब अखबार की मीडिया हाउस में स्टाइल बुक होती थी। हमारे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो और इनकी दूरदर्शन की अपनी स्टाइल बुक थी। कितने लोग इसका ध्यान रखें। हम लोग जिस पीढ़ी से निकले हैं तब कहा करते थे सही उच्चारण को सुनना है हिंदी अंग्रेजी में तो आकाशवाणी और ऑल इंडिया रेडियो को सुनिए। अब वो भाषा का सारा संस्कार धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि भाषा पर अभी, लेकिन अब तो भाषा की बात करें तो लगता है कि शायद हम कोई गालियां दे रहे हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। एक दौर था जब अखबारों में अच्छी हिंदी, शब्दबोध, नो यवन इंग्लिश, कई तरह के कॉलम्स चलते थे और अखबारों में भाषा को लेकर के वाद विवाद होता था। और एक बात जो मैं आपसे सहमत हूँ पूरी तरह से, विचार का एक तरह से हनन हुआ है। पूरी आजादी की लड़ाई शब्द की उपासना की थी हमारे यहाँ के पत्रकारों ने। उस समय प्रसार सीमित था, अखबार की संख्या हजारों लाखों में नहीं थी और साक्षरता तो बहुत कम थी। उसके बावजूद शब्द विस्फोट करता था। अब लाखों की प्रसार संख्या, टीआरपी इतनी ज्यादा, वो प्रभाव पैदा हम क्यों नहीं कर पा रहे। जहां तक वैश्विक परिदृश्य की आपने बात की, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और दूसरे देशों में अभी सूचना और शिक्षा का जो फर्क है उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो शायद मीडिया को अपनी भूमिका कुछ उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंशिएट करके देखने की कोशिश करनी होगी। लंदन की आपने बात की, न्यूयॉर्क की आपने बात की, वहां का सामान्य नागरिक मेरे ख्याल बहुत पढ़ा लिखा, शिक्षित और एक तरह से सभ्य भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ की जो स्थिति है उन रिमोट एरियाज में, वहां भी अभी हमारे प्रधानमंत्री को घर घर में शौचालय बनाने का अभियान चलाना पड़ा। हमें अभी भी उस पीढ़ी को बताना पड़ता है खाना खाने के पहले हाथों को धोइए। तो जब जिस देश का सूचना का स्तर इतना कम होगा, वहां मीडिया की मुझे लगता है कि दूसरी तरह की भूमिका होगी। हालांकि जब वैश्विक परिदृश्य की बात करके हम चुनौतियों की बात करते हैं तो एक बहुत लंबी परंपरा को हम देखते हैं। आपने साहित्य और कला की बात की, फिर उसी दुखती रग पे हाथ रख दिया। जब धर्म साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादिमी जैसी पत्रिकाएं आती थी, हम छिपा लिया करते थे, पहले हम पढ़ेंगे। अब अखबार आता है, छिपा लेते हैं, बच्चों के हाथ में नहीं पड़ जाए। वो जो कंटेंट का जिस तरह से फर्क आया है, तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे आपने यहाँ उठाए थे। लेकिन बात पेंडेमिक की काफी हुई। इस दौर में देखिए हिंदुस्तान की जिस तरह की स्थिति हो रही है, जिस आर्थिक मंदी की ओर आपने संकेत किया, जहां बड़े बड़े उद्योगों पर प्रहार हुआ है, मीडिया पर भी ये स्थिति आ रही है। हमारे कितने पत्रकार मित्रों की नौकरियां चली गई हैं, उनके वेतन कम कर दिए गए हैं। उसके बावजूद भी, जैसा अभी एक पत्रकार मित्र ने कहा कि उनके पास पीपीई किट नहीं है, उनके पास संसाधन नहीं है, अपनी जान पर खेल करके वो अपने पाठकों को, दर्शकों को, श्रोताओं को जागरूक करने के लिए कहीं ना कहीं से सामग्री लेकर के आ रहे हैं। जैसा कहा गया कि सब घर में कैद हो गए। जब घर में कैद हो गए हैं तब पत्रकारिता करना और बड़ी चुनौती है। जब आपके इंफॉर्मेशन के सोर्सेज लिमिटेड हो गए हैं, इंफॉर्मेशन के सोर्सेज पर एक्सेस नहीं हो पा रहा है, जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बात कर पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो अपने और जो इस तरह के दबाव है उनके ऊपर इस पेंडेमिक को नियंत्रित करने के लिए वहां वो बिजी हैं। ऐसे दौर में सही सूचनाएं लेकर के आना ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन इसी दौर में मुझे लगता है कि पत्रकार मित्रों को WHO है, ICMR है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रालय और जो और मंत्रालय हैं उनकी वेबसाइट्स देखें, यूनिसेफ की वेबसाइट है, UNFP की वेबसाइट्स हैं,
इनका यदि एक्सेस हो तो कहीं एक सूचना मिल सकती है। दूसरी जो एक मुझे कई बार लगता है कि जब हम रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं तो वो किस जर्नल में प्रकाशित हुई है, उसकी क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी है। मतलब अखबार में या किसी चैनल पर हम कोई रिपोर्ट या रिसर्च की बात करते हैं तो सबसे बड़ी आवश्यकता है कि जिस जर्नल में प्रकाशित हुई है वो पीयर रिव्यूड है कि नहीं है। क्योंकि बहुत बातें आ रही है कि वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात आई कि वो फेलियर रहा, वो बंदरों को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब यूएस की बात चल रही है कि सब वहां 8 व्यक्तियों पर जो है उसमें कुछ उनको सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के समाचारों के प्रकाशन के समय हमें ये देखना चाहिए कि उसका सोर्स क्या है, किस जर्नल में प्रकाशित हुआ है, पीयर रिव्यूड है कि नहीं है, उसकी क्या मेथोडोलॉजी है। ये कुछ मुद्दे हैं जब हम इनकी बात करें। लेकिन बाय एंड लार्ज इन सारी चुनौतियों के बावजूद मैं साधुवाद देना चाहूंगा भारतीय संचार माध्यमों को कि इन सारे चुनौतियों के बीच जब नौकरी का संकट है, देखिए ज्यादातर विज्ञापन जो एड रेवेन्यू है वो गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के पास जा रहा है, और जब विज्ञापन अखबार के पृष्ठ कम हो गए हैं और अधिकतम सामग्री कोरोना पर प्रकाशित हो रही है क्योंकि लोगों के मन में जिज्ञासा फिलहाल उसी को लेकर के है। लेकिन फिर भी घरों में रहते हुए कई समाचार पत्रों ने, जिस तरह का मैं देखता हूं, क्योंकि एक तो दूसरी बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति आ गई है हमारे यहाँ, मुझे पता नहीं लंदन में क्या स्थिति है, हमारे यहाँ लोगों ने अखबार खरीदना बंद कर दिया है। ये आशंका उनको हो गई कि अखबार के हाथ लगाया तो कोरोना हो जाएगा। अब आप कल्पना कीजिए लगभग 10 लाख के आसपास लोग अखबारी दुनिया से जुड़े हुए और 20 लाख इनडायरेक्टली जुड़े हुए, कितने लोगों के आर्थिक उस पर एक तरह से दबाव आने लगा है। सारे के सारे शिफ्ट हो गए डिजिटल एडिशन पर। लंदन का पाठक टैक्स पेयर है वो अखबार खरीद रहा होगा, लेकिन हिंदुस्तान में पूरी जो हमारी अखबार की जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, वो विज्ञापन आधारित है। तो इस विज्ञापन आधारित इंडस्ट्री में हम कैसे इस मीडिया उद्योग को बचा पाएंगे। जब पढ़ना बंद कर दिया, संकट आने लगा, तो ऐसे दौर में मुझे लगता है कि अखबार के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। दूसरा एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ मैं देख रहा हूँ, हमारे यहाँ के जो विशेषकर हिंदी अखबार है उसमें बहुत सारी सामग्री इस तरह की छप रही है जो लोगों को उस अवसाद से मुक्त करा सके। इस तरह की कहीं आस्थापूर्ण सामग्री, कितने खबरें हमारे यहाँ कुछ अखबार छाप रहे हैं जो कोरोना वॉरियर से जीत कर, आपने कहा कि 92 ईयर्स का वर्ल्ड वॉर का जो एक सेनानी है वो किस तरह से संघर्ष कर रहा है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे 5, 6, 7 साल के बच्चे यदि कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया और इस बीमारी से बाहर निकल कर जो काम कर रहे हैं, उन्होंने एक एक सप्ताह तक अपने परिवार में सूचना नहीं दी और संघर्ष करते रहे। ऐसे जो कैरेक्टर्स हैं उनके ऊपर इतनी संवेदना और ह्यूमन बेस्ड स्टोरीज जो है वो लिखी गई। तो मुझे लगता है कि मीडिया को कटघरे में खड़ने की बजाय कल्पना शायद नहीं थी। लेकिन अभी मैंने कुछ समय पहले एक फिल्म के बारे में देखा था, कंटेंजेनियस, यूएस के एक फिल्मकार ने वो फिल्म बनाई थी। उसमें लगभग कोरोना की प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि आने वाले दौर में 1 दशक पहले फिल्मकार इस बात को विजुलाइज करता है कि ऐसी बीमारी आएगी, सब लोग मास्क लगा करके है, लूटमार शुरू हो जाएगी। एक जिस तरह का दृश्य उन्होंने दिखाया, परिकल्पना की बात थी, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं साकार हो रही है। तो जिस तरह से एक मीडिया कर्मी इन सारे परिदृश्य को देख रहा है। आपने बात की विज्ञान पत्रकारिता की, देखिए इन मुद्दों को हमने हमारे विभाग के सभी मीडिया शिक्षा की बात हो रही थी, मैंने डीएसटी के साथ, डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के लगभग 2000-2001 के आसपास हमने साइंस जर्नलिज्म का एक पेपर जो है वो इंट्रोड्यूस किया हमारे कोर्सेज में, और डीएसटी ने बाकायदा हमको फंडिंग की। हमने मीडिया टीचर्स और साइंस राइटर्स, साइंस कम्युनिकेटर्स, इनको साथ में लेकर के बाकायदा इस तरह के 3 वर्कशॉप जयपुर में मैंने आयोजित की और देश भर में ये लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से डेवलपमेंट जर्नलिज्म को लेकर के यूनिसेफ के साथ हमने काम किया। यूनिसेफ ने हेल्थ जर्नलिज्म, इसके ऊपर अपने कोर्सेज शुरू किए। तो मुझे लगता है कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको इस तरह की बाकायदा ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। अब तो चूंकि दौर उस तरह का नहीं रहा कि फिजिकल ट्रेनिंग हो पाए, तो चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, किस तरह से खबरों को लिखा जाए, किस तरह की भाषा हो, कैसे सोर्सेस के बारे में लिखा जाए। तो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं। आवश्यकता है उस वर्ग तक, या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी उन चीजों को देखने समझने की कोशिश करे। सामान्यतः होता यह है, जर्नलिस्ट की फीलिंग होती है तब अखबार में नौकरी मिल गई तो हम तो सारा ज्ञान हमारे पास है, किससे सब सीखना है, तुझे सीखने की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। तब मुझे लगता है कि एक चुनौती साथ में शुरू होती है। पढ़ने की प्रवृत्ति जिस तरह से खत्म हो गई है, तो मुझे लग रहा है आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, साइंस जर्नलिज्म, डेवलपमेंट जर्नलिज्म और इससे जुड़े हुए जो थे। इसी तरह से जब आपने ये कहा कि साहित्य और कला खत्म हो गई, बच्चों के जो मैगजीन्स है उनका क्या हश्र हमारे यहाँ पर हुआ है ना। हमारे टीवी चैनल्स ने ऐसी कोई सामग्री देने की कोशिश की जिससे बाल मनोविज्ञान या बच्चों के मानसिक स्तर को और अधिक विस्तार देने के लिए, उनकी मानसिक कल्पना शक्ति को और उर्वर बनाने के लिए प्रयत्न किया गया हो।
ऐसी पत्रिकाएं, ऐसे स्तंभ लगभग खत्म हो गए। एक दौर था जब पराग और नंदन जैसी पत्रिकाएं थी, है ना। बात बहुत विस्तार से कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। ऐसे ही महिला पत्रिकाएं, उनका कंटेंट किस तरह का है ना, परिवार को खुश कैसे रखे, या उसी तरह के सिलाई कढ़ाई बुनाई पर्यटन विशेषण, वो जीवन की आवश्यकताएं हैं, लेकिन उसके बावजूद इस समाज का 50% हिस्सा किस तरह से जीवन का संघर्ष कर रहा है, वो सारी चीजें, उनकी संवेदनाएं कहां पर है। लेकिन मुझे लगता है कि बाई एंड लार्ज जिस तरह से मजदूरों की, ठीक है भाषा को लेकर अपन बात कर सकते हैं, लेकिन उसकी वेदना और पीड़ा को जिस तरह से हमारे यहाँ की मीडिया ने उठाया है, मुझे लगता है कि सरकार को भी ये ट्रेनिंग एक महीने पहले चला देते जब लॉकडाउन किया, तो कहीं जो हमारी नीतियां हैं उसको कहीं हम उस परिप्रेक्ष्य में देख पाते। और जिस तरह से भारत विरोधी जो एक पूरा एक आंदोलन चलाया जा रहा है, उसकी ओर भी आपने दृष्टिपात की, तो मुझे लगता है कि आज के उस पूरे वैश्विक परिदृश्य में कहीं हम इस बौद्धिक वर्ग को मीडिया कर्मियों के साथ मिलकर के जो चुनौती हमारे सामने आई है और जिस तरह की अपेक्षाएं आपने जन सामान्य के साथ की हैं, मुझे लगता है कि इस तरह के मुद्दों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। और पैंडेमिक के दौर में जन विश्वास को बनाए रखते हुए पत्रकार भी अपने उस विश्वास को बनाए रखते हुए, और कहीं हमें भी एक पाठक, श्रोता और दर्शक के रूप में आपकी बात से सहमत हूं कि जो जनता चाहती है उसे ही न परोसा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि जब जब कहीं अच्छी चीज परोसने की कोशिश की गई है, उसका स्वागत भी लोगों ने किया। ऐसी फिल्में देखिए, छोटे सरकारी योजनाओं पर पूरी फिल्म बन जाए और वो फिल्म भी हिट हो जाए, इसका मतलब हमारा दर्शक, पाठक, श्रोता अच्छी चीज देखने सुनने के लिए तैयार है। आवश्यकता है मीडिया के क्षेत्र में ऐसे रचनात्मक लोगों का सम्मान किया जाए, उनकी एंट्री हो, वो इसके साथ जुड़े। तो मुझे लगता है कि जो चिंताएं भाई विजय राणा जी, राकेश माथुर जी और हमारे अन्य मित्रों ने, कुमार कौस्तुभ जी ने, अजित जी ने जो प्रकट की है, मुझे लगता है कि उनको दूर करने में हम हमारा कुछ विनम्र योगदान दे पाएंगे। आपने मुझे समय दिया, समय की बहुत सीमाएं थी, फिर कोई सवाल या कहीं कोई शंकाएं हो तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जी अजिताभ जी, जो हमारे प्रतिभागी हैं उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे हों तो आप कृपया एक या दो प्रश्न अधिकतम आप सर से पूछ सकते हैं। अजिताभ जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही आपकी? ऑडियो नहीं है। आपका म्यूट ऑफ नहीं, तकनीकी चुनौती है। आपका म्यूट तो ऑफ नहीं है? मेरा नहीं, इनका अजिताभ जी का। अजिताभ जी का शब्द लगता है म्यूट है, लेकिन वो अपने को सुन रहे होंगे। आपका प्रश्न सुनाई नहीं। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। नमन है क्या हमारे साथ इस समय? प्रोफेसर सारस्वत जी हैं? हेलो, प्रोफेसर सारस्वत जी या नमन गर्ग हैं हमारे साथ? नमन गर्ग जी हैं क्या हमारे साथ? जी सर। हेलो नमन जी। जी सर बताएं। हाँ, डॉक्टर अजिताभ की आवाज नहीं आ रही है सर। अभी आ जाएगी। जी सर। जी, आप सुन सकते हैं? हाँ जी 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 सर पहले तो संजीव बनावत सर का बहुत बहुत आभार कि कितना मिथोलॉजी को रामायण, महाभारत, जय श्री कृष्ण, शिव एंड ऑल, ये बार बार मीडिया इन चीजों को चलाती है और दर्शक भी टीआरपी की अगर बात करें तो सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए साहब, जो हमारे पौराणिक आख्यान है वो हमारे जनमानस में छाए हुए हैं। अब लॉकडाउन में जब सब लोग घर बैठे हैं, आप तो देखिए दूरदर्शन ने पूरा एक चैनल शुरू कर दिया है और उसमें ये सारे पुराने धारावाहिक ही दिखा रहे हैं। तो ये जो सीरियल्स हैं, वो दौर था, उस समय तो हमने देखा था किस तरह से शहर में कर्फ्यू लग जाता था, और उस दौर में बल्कि एक आध सेमिनार में तो ये लिखा जाता था कि रविवार को रामायण दिखाने की विशेष व्यवस्था की गई है। तो हमने वो दौर देखा है जब बुधवार या शनिवार को टीवी पर कोई फिल्म दिखा दी जाए तो हम लोग जब थिएटर करते थे, थिएटर खाली हो जाते थे, आते ही नहीं थे लोग, इतना पागलपन था। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन चूंकि जन आस्था इसके साथ बहुत सारी जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे लगता है कि इस खाली समय के अंदर लोगों को कहीं ना कहीं जोड़े रखने के लिए, इंगेज रखने के लिए, है ना। हालांकि इसके साथ और जो समस्याएं हैं अपन बात कर सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, कितने सारे इश्यूज के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल चूंकि ये लोकप्रिय थे इसलिए इसको दिखाए गए। लेकिन आज आपके पास 1000 के आसपास चैनल्स,
यदि आप नहीं चाहते हैं, रिमोट आपके हाथ में है। अभी बात आई चीखने चिल्लाने वाले जो हमारे ये सारे के सारे एपिसोड्स हो रहे हैं या चर्चाएं हो रही हैं, हम क्यों नहीं लोकसभा राज्यसभा टीवी भले सरकारी है लेकिन वहां कम से कम डिस्कशन तो ठीक आ रहे हैं, कई सेंसेबल बात की जा रही है और उस तरह का हंगामा नहीं है, लेकिन लोग नहीं जुड़ रहे, पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को। तो ये हमारा चॉइस की बात है कि हम क्या देखना चाहते हैं। हमारे पास नेटफ्लिक्स भी है, हमारे पास और भी चैनल्स हैं, तो ये सारी युवा पीढ़ी है वो उधर जा रही है और हम लोग जो है वो फिर रामायण देखने के लालायित हो रहे हैं। तो ये डिफरेंस तो मुझे लगता है कि चॉइस में रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय भानावत जी। आपने जो वर्तमान वैश्विक परिदृश्य है उसमें पत्रकारों की जिम्मेदारी किस तरह से बढ़ जाती है वो आपने हमको सभी को अपने ज्ञान से लाभान्वित किया। अब मैं कार्यक्रम के अंतिम चरण पर आते हुए इस कार्यक्रम के इस वेबिनार के अध्यक्ष परम श्रद्धेय हमारे कुलपति जी, माननीय कुलपति जी प्रोफेसर अशोक मित्तल जी साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपना वक्तव्य देकर, अपना आशीर्वाद देकर, अपना मार्गदर्शन देकर इस वेबिनार में जो प्रतिभागी हैं, जो विद्यार्थी और शिक्षक जुड़े हुए हैं, हमारा मार्गदर्शन करें। मैं उससे पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी भानावत जी ने कहा, ये जो हमारे यहाँ इस समय विश्वविद्यालय में एक लगातार हर विषय की, हर विभाग में लगभग वेबिनार करने का एक क्रम चल पड़ा है, वो केवल और केवल हमारे कुलपति जी के कहना चाहिए जो विचार हैं, जो उनका निर्देशन है, उनको ये लगा कि इस समय हम घरों में बैठे हुए हैं, विद्यार्थी घरों में बैठे हुए हैं, एक मानसिक कुंठा और उसका दौर थोड़ा सा हम लोगों का अवसाद परेशान कर रहा है। तो ऐसे समय में अगर हम रचनात्मक चीजों से जुड़े रहेंगे तो हम सक्रिय रहेंगे, अपने आप को स्वस्थ और ताजगी भरा अनुभव करेंगे। तो ऐसे परम श्रद्धेय कुलपति जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन देकर हमें कृतार्थ करते हैं। कुलपति जी। धन्यवाद प्रोफेसर श्रीधर जी। Am I audible? जी 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 आ रहा है? जी जी जी। सर्वप्रथम तो ऐसे गैलेक्सी ऑफ एक्सपर्ट्स के आगे मैं कुछ कहूं मुझे बड़ा छोटापन लग रहा है। जहां प्रोफेसर भानावत जैसे, विजय राणा जी जैसे, माथुर साहब जैसे देश विदेश के इतने बड़े इस विषय के जानकार, लेकिन मुझे ये बहुत खुशी इन सारे मेरा शुरू से ही मानना था कि जब भी कोई दौर आता है, नॉर्मल की बात छोड़ दीजिए, तो जर्नलिज्म की आज की तारीख में बहुत ज्यादा भूमिका बढ़ जाती है। और खास तौर से कोरोना का जो ये पैंडेमिक हुआ, इट वाज अननोन टू एवरीबॉडी, क्योंकि अब तक जो डिजास्टर मैनेजमेंट का था और वो उसके हम यूज टू हो गए थे कि हर साल हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आनी है, कुछ में सूखा पड़ना है, कभी कुछ आपदा आ गई तो कहीं आग लग गई। जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट था वो सिर्फ यहीं तक था, और अखबार को जो एकदम से कोई खबर मिलती थी वो इनके लिए थी, और अब उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहते थे कि हाँ गर्मियां आ रही हैं, उधर उधर हिस्से में बाढ़, वो सूखा पड़ेगा, एक एक करस्पॉन्डेंट वहां भेज दीजिए, वो न्यूज कवर कर लेगा। तो इस उसमें चूंकि बिल्कुल अनजान थी, ना इसके बारे में इसके स्वरूप का मालूम था, ना इसका प्रसार का मालूम था, तो एक ही माध्यम बसता है और वो है न्यूज पेपर। न्यूज़पेपर कह लीजिए या टीवी न्यूज कह लीजिए। टीवी न्यूज के बारे में ये रहता है कि उससे आपको तुरंत कहीं कोई घटना हुई और एक दो घंटे बाद एक उन्हीं चीजों को रिपीट करते रहते हैं कि शाम तक ये मालूम भूल जाते हैं कि दिमाग में वो इस तरह से हो जाती है, उसके अलावा और कुछ नजर नहीं आता। रात में भी सोते में शायद वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है, और वो भी न्यूज ऐसी पैथेटिक होती है। कोई बहुत अच्छी न्यूज और ज्यादा तक जो कवरेज है, जो मैं साथियों से मजाक में भी कहता हूं कि अब पत्रकार का काम बहुत आसान हो गया है। अपने क्षेत्र के थाने में चला जाए और उस दिन वहां कौन कौन सी FIR किस किस मसले पे हुई है वो ले आए, तो उसका अखबार का काम पूरा हो गया। जो हम लोगों के समय में हमने देखा था पत्रकार किस तरह से जूझ के
पहुंचते थे दूरस्थ इलाकों में, कैसे कैसे न्यूज कवर करके लाते थे। और राणा साहब ने बहुत ही अच्छी बात उठाई कि अब लैंग्वेज तो बिल्कुल ही बिगड़ गई। इंडिया का एडिटोरियल जरूर पढ़ा करो, जो शब्द समझ में नहीं आए उन्हें अंडरलाइन करो, डिक्शनरी में देख के उनको याद करो। फिर थोड़े आगे बढ़े तो मालूम हुआ कि नहीं, हिंदू अखबार भी बहुत अच्छा है अंग्रेजी का, उसका एडिटोरियल और न्यूज पढ़िए, उसको करिए। तो ये अखबार सिर्फ आपको समाचार देने का माध्यम भी नहीं थे, बल्कि आपको अपनी भाषा पे कुछ सुधार करने का भी मौका था। हिंदी में मुझे मालूम है एक धर्मयुग करके साप्ताहिक आता था, उसका क्या स्टैंडर्ड होता था, क्या उस पर फिर आपस में हम लोग डिस्कशंस करते थे, वो चीज अब देखने को रही। हाँ, आज की ये जरूर है कि खोजी पत्रकार हुई है कि आपने किसी को असाइनमेंट दिया, वो जा रहा है, और वो भी ज्यादातर क्रिमिनल और उस तरह के केसेस में खोजी पत्रकारिता ज्यादा होती है। और एक जो राणा साहब ने, तो मैं समझता हूं कि गागर में सागर भर दिया, इतने छोटे समय में इतनी ज्यादा चीज। राणा साहब, ये मेरा व्यक्तिगत आपसे है, आप भी आगरा के रहने वाले हैं और मैं भी हूं। अब जब भी आएंगे आप आगरा, मेरे मेहमान रहेंगे, मुझे अत्यंत खुशी होगी आपकी आगवानी करने में, आपकी मेजबानी करने में। और आप ही के नहीं, मेरा माथुर साहब से और भी जो भी हमारे साथी विदेशों में हैं, जब कभी भी आप हिंदुस्तान आए, डोंट फॉरगेट टू विजिट आगरा, डोंट फॉरगेट टू विजिट भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। पर आप लोग तो आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से ही परिचित है, मैं भी वही ज्यादातर लेता हूं, तो आगरा यूनिवर्सिटी आइए, कृपया मुझे स्वागत का और आपकी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, मुझे बेहद खुशी होगी। तो जो अब लैंग्वेज होने लगी है, उसको मार गिराया, इसको पटक दिया, वो लैंग्वेज एक अजीब है। ठीक है, आम भाषा में बोली जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने अखबारों में भी उन्हीं भाषाओं को लिखें। एक बात जो आपने, मैं चूंकि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, ये जो उठाई कि फाइनेंसेस कोई छड़ी नहीं है, या हमारे फादर जैसे कहते थे कि कोई मेरे पास पेड़ नहीं लटक रहा जो हिला दिया और सारे रुपए गिर गए। वही स्थिति है, सरकार पे कैसे पैसा आएगा, खर्चा करना तो आसान है। और हमारे अखबार वाले और पब्लिक की बजाय उनको समझाने की ये बात और उनको भड़काते हैं। इतना 30 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है, उस पर भी लोग सवाल जवाब करने लगे, बजाय उसको देखने के कि भाई और संसार के किसी देश में इस तरह से पैकेज दिया जा रहा है या नहीं, क्रमबद्ध तरीके से हमारे दिया जा रहा है, जो मिल रहा है उसको। तो मेरा अपना ये मानना है कि पत्रकारिता की जो एक पॉजिटिव भूमिका हुआ करती थी, वो धीरे धीरे हिंदुस्तान में काफी कम होती जा रही है। उधर मेरे प्रिय प्रभजोत ने जो बात कही, मुझे उससे एक आध बार फोन पे बात हुई, तो मैंने कहा भाई तुम जा रही हो, रिपोर्टिंग करने जा रही हो, पहले अपने को सुरक्षित तो करो। जब आप, ये महामारी ऐसी है जिसमें अब ये कहना पड़ रहा है हर एक से हमको, पहले खुद सुरक्षित हो तब दूसरे की सुरक्षा करो, क्योंकि आप ही सुरक्षित नहीं होंगे तो आप दूसरे की भी सुरक्षा क्या करेंगे। और मुझे ताज्जुब है इन जर्नलिस्ट को अब तक पीपीई किट क्यों नहीं प्रोवाइड की गई। ये मैं समझता हूं किसी लेवल पे, बनावत साहब आपके तो हायर अप्स में कांटेक्ट होंगे, कुछ लोगों को कहिए कि जिस तरह से डॉक्टरों को और सब लोगों को पीपीई किट दी जा रही है, कम से कम हमारे जर्नलिस्ट को वो पीपीई किट, पर्टिकुलरली दोज हु आर कवरिंग द फील्ड न्यूज, जो फील्ड में जाए पूरी तरह से अपने को सुरक्षित करके जाए, उसका भी अपना परिवार है और वो एक न्यूज लेके आ रहा है। और बाकी तो ये बात है कि इस सोशल मीडिया ने जितना डिस्टॉर्शन मीडिया पत्रकारिता का किया है, ऐसा कभी हमने पास्ट में ना सोचा था ना देखा था। फेक न्यूज की जहां तक सवाल है, जो मुझे लगता है हम लोगों के टीचिंग प्रोफेशन में अब प्लेगरिज्म का जैसे आ गया है सॉफ्टवेयर, उससे ये चेक हो जाता है आपने कितना कॉपी किया है, उसी तरह से फेक न्यूज के लिए भी मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप होना चाहिए जहां इन चीजों को भी वेरीफाई किया जा सके बिफोर इट्स पब्लिसिटी, बिफोर इट्स सर्कुलेशन इन द मीडिया। बातें बहुत हैं कहने के लिए, समय कम है, लेकिन हाँ, ये दौर ऐसा है जो ना हम लोगों ने देखा था, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये
ज्यादा लंबे समय तक ना देखना पड़े। लेकिन जब तक कुछ महीने कुछ साल हमको इसी में हर स्पीच में अपने ये कहता हूं या अपने उद्घोषण में कि अब हमको इसके साथ रहना सीखना होगा। कभी मलेरिया आया था, पूरा मलेरिया उन्मूलन प्रोग्राम चलते रहे, पर आज भी पूरी तरह से अगर हम ये कहें मलेरिया हिंदुस्तान से चला गया, ऐसा मुश्किल। हमारे यहाँ पोलियो का हुआ, इतना यूनिसेफ वगैरह की तरफ से पोलियो ड्रॉप पिलाई गई और उसका भी उद्देश्य था कि पोलियो का उन यहाँ से समस्त कर वो नहीं किया। कोरोना तो एक बहुत सीरियस वायरस है और इसकी वैक्सीन डेवलप होने में बहुत लंबा समय लग सकता है, क्योंकि पहले तो वैक्सीन डेवलप हो, फिर एनिमल टेस्टिंग हो, फिर ह्यूमन टेस्टिंग हो, तब कहीं जाके वो प्रिस्क्राइब हो पाएगी। और ह्यूमन बॉडी पर टेस्टिंग ये तो है नहीं कि आपने किया और मालूम पड़ा पॉजिटिव वो ठीक हो गई, आपने 2 महीने बाद मालूम पड़ा कि उसके तो ये साइड इफेक्ट और थे। क्योंकि आई एम टोल्ड कुछ मेडिसिन ऐसी भी रही हैं जिनके साइड इफेक्ट 20-25 साल बाद मालूम पड़े। तो मेडिसिन अपने आप में नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर व्हाट आई फील। कैसे इससे हमको अपने को प्रिवेंट करना है, कैसे सेफली जीवन जीना है, और उसमें मैं समझता हूं पत्रकारिता की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। पब्लिक को जो जागरूक, क्योंकि आज भी कुछ भी हो, हर जगह जनमानस में मैं जहां भी जाता हूं देखता हूं सवेरे सबको एक ही इंतजार रहता है, भैया अखबार आ गया, पहले लाओ हेडलाइन तो पढ़ ले, बाकी डिटेल में दोपहर में पढ़ते रहेंगे। क्या सब आपस में यही पूछते कि क्या सबसे पहली खबर है। हमें खूब याद है बचपन में जब अखबार वो डाल के जाता था, हम लेने उसे इसलिए जाते थे कि वहां से घर के दरवाजे तक आने में हम 2-4 तो हेडलाइन पढ़ लेंगे, फिर तो बाबा और पापा पढ़ेंगे बैठ के। तो इस चक्कर में आज वो क्रेज बच्चों में खत्म हो गया। आप बता दीजिए कौन बच्चा सवेरे अखबार का करता है, वो तो ये कहता है मैं तो देख लूंगा अपने मोबाइल पर न्यूज। तो हमको पत्रकारिता को बहुत देख के समझ के, क्योंकि ये 2 तरफा है, ये एक तरफ बहुत इसका सदुपयोग भी हो सकता है, दूसरी तरफ इसका दुरुपयोग भी होता है। और जैसी शक्तियां आजकल काम कर रही हैं वो दुरुपयोग की तरफ ज्यादा जा रही हैं, सदुपयोग की तरफ कम। तो मैं समझता हूं बनावत साहब जैसे, राणा साहब जैसे, आप जैसे वरिष्ठ लोगों पे, विद्वान लोगों पे इस पर पत्रकारिता में सुधार की बहुत बड़ी जिम्मेवारियां हैं। और आप हम लोगों का भी मार्गदर्शन कीजिए। हमारे यहाँ एक छोटा सा डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म का, मैं चाहूंगा उसको कुछ आगे बढ़ाने में आप लोगों का मैं सहयोग लूंगा। मुझे मदद दीजिए, मेरे विश्वविद्यालय की मदद कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप फिर सभी माननीयों का बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं, और उन सभी साथियों का जो इस मीडियम से आज हमसे जुड़े हुए हैं कि उन्होंने हमारे इस वेबिनार में कुछ इंटरेस्ट शो किया है। और मैं श्रीधर जी से कोशिश करूंगा कि ये इतना सुंदर विषय है और इतना सार गर्भित इसका और बहुत लॉन्ग टर्म इसके इम्प्लीकेशंस है, अगर मौका लगे तो एक आध और हम लोग वेबिनार करेंगे। और राणा साहब आपसे तो मैं फिर कह रहा हूं कि, और बनावत साहब जयपुर बहुत दूर नहीं है, जिस दिन आप कहिए गाड़ी भेज के बुलवा लेंगे आपको। और माथुर साहब आप भी एक बार आइए, अब हिंदुस्तान बहुत बदल गया, पता नहीं आपका लास्ट विजिट कब था, तो अगली बार आएंगे तो आपको फिर ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि भारत के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूं। तो आप सब लोगों से मेरा नम्र आमंत्रण है कि जब कभी भी हिंदुस्तान का मौका लगे, डोंट फॉरगेट टू विजिट आगरा, प्लीज डू विजिट आगरा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू एट आगरा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो हमारे इस प्रतिभागी हैं जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, शिक्षक भी हैं उसमें, पूरे भारतवर्ष से जो विद्यार्थी हैं पत्रकारिता के, निश्चित रूप से आपने जो मार्गदर्शन प्रदान किया है उससे वे लाभान्वित हुए होंगे। और अब कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन की एक औपचारिकता है से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि 3 पैनलिस्ट जो इस कार्यक्रम में हमारे आमंत्रित थे लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से नहीं जुड़ पाए हमसे, श्रीमती ज़किया जुबैरी जी, आप 78 ईयर्स ओल्ड, 78 वर्ष की राजनेता हैं और लंदन में
काउंसलर हैं, 4 बार आप काउंसिल का चुनाव जीती हैं और साहित्यिक और सामाजिक सरोकारों से निरंतर रूप से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने प्रयास किया लेकिन वो जुड़ नहीं पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इसके अतिरिक्त पीटीआई के सीनियर करेस्पॉन्डेंट रहे हैं श्री राहुल कश्यप जी, आप भी नहीं जुड़ पाए। और प्रोफेसर आफरीना रिजवी, वो सुबह तक प्रयास कर रही थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विभाग में आचार्य हैं, वो भी हमारे इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाए किसी वजह से। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज जो हमारे वक्ता हैं हमारे साथ थे डॉक्टर अजिताभ जी इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से, डॉक्टर कुमार कौस्तुभ जी पेज चैनल से, श्री हितेश सिंह जी, श्री अनुज शर्मा जी, श्रीमती प्रभजोत कौर जी, और हमारे जो मुख्य वक्ता श्री राकेश माथुर जी लंदन से हमारे साथ रहे। उनके पास समय कम था तो वो हम मुझसे अनुमति लेकर, या मुझे अनुमति तो नहीं कहूंगा, मुझे बताकर वो इस वेबिनार से चले गए हैं। डॉक्टर विजय राणा जी, आपने जो उद्बोधन दिया, जो ज्ञान हम लोगों को दिया, जो जानकारियां प्रदान की, वो निश्चित रूप से अद्भुत हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं सर। और जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं इस कार्यक्रम के, प्रोफेसर संजीव भानवत जी, मैं आपने जो व्यापक अनुभव, अपना जो सुदीर्घ शिक्षण अनुभव है और जो पत्रकारिता का अनुभव है, उससे हमें लाभान्वित किया। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं सर। डॉक्टर अजिताभ ने हमारे साथ जुड़े हुए रहकर हमारी मदद करी। जो प्रश्न पूछे जा रहे थे प्रतिभागियों द्वारा, उन प्रतिभागियों के प्रश्नों को हमारे विशेषज्ञों के सम्मुख प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त मैं अपने संस्थान के सभी शिक्षकों का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। डॉक्टर कुमार कौस्तुभ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। संस्थान के सभी शिक्षक जिन्होंने इस कार्यक्रम के तैयारी में, इस कार्यक्रम के संचालन में मेरी सहायता की, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ। हमारे मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु और डॉक्टर रंजीत भारती जी जो मेरे साथ निरंतर इस कार्यक्रम में रहते हैं, निरंतर काम करते हैं और असिस्टेंट पीआरओ के पद का विश्वविद्यालय में निर्वाह कर रहे हैं, उनका धन्यवाद देता हूँ। और सबसे अंत में मैं धन्यवाद देता हूँ परम श्रद्धेय कुलपति जी को, क्योंकि आपकी उद्भावना और आपकी प्रेरणा के बिना ये कार्यक्रम निश्चित रूप से हो ही नहीं सकता था। ये उनकी प्रेरणा का ही सुफल है कि हम इस कार्यक्रम को संपन्न कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं इसके औपचारिक समापन की घोषणा करता हूँ। फिर मिलेंगे, नमस्कार।